एंटनी भी यही चाहता था और एंटनी एथेंस को छोड़कर क्लियोपैट्रा के पास चला गया। जब ऑक्टेविया अपने भाई ऑक्टेवियस के पास पहुंची तब ऑक्टेवियस ने कहा, क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया? फिर ऑक्टेविया ने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? तुम ऐसे चुपके से मेरे पास क्यों आ गई? तुम राजघराने की हो, तुम ऐसे साधारण वेश में यहाँ क्यों चली आई? हम तुम्हारा स्वागत भी नहीं कर सके। मैं वैसे भी आ सकती थी पर मुझे दूसरे काम थे, इसलिए मैंने ऐसे ही आना ठीक समझा। मैंने सुना है कि तुम मेरे पति से युद्ध करने वाले हो, इसलिए मैंने उनसे आज्ञा मांग ली और यहाँ चली आई। और उसने तुम्हें जाने की आज्ञा दे दी क्योंकि वो तुम्हें छोड़कर क्लियोपैट्रा के पास जाना चाहता है। भाई ऐसा मत कहो, मैं उसे खूब जानता हूँ, मुझे पल पल की खबर मिलती रहती है। वो अब कहाँ है? एथेंस में है वो। नहीं, वो एथेंस में नहीं है, तुम्हें धोखा हुआ है। उसे क्लियोपैट्रा ने बुला लिया है, उसने अपना राज्य उस औरत को दे दिया है और वो हमारे विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। थोड़े दिनों बाद दोनों सेनाएं एक्यूसियम के पास पहुंची। एंटनी के पास जमीनी सेना तो बहुत थी पर उसके पास समुद्री सेना ज्यादा नहीं थी, इसलिए एंटनी के सेनापति ने उससे गुजारिश की थी कि युद्ध जमीन पर ही लड़ा जाए क्योंकि ऑक्टेवियस के जहाज बहुत मजबूत थे। पर एंटनी का फैसला क्लियोपैट्रा पर निर्भर था। क्लियोपैट्रा उसके साथ थी और वो जो कुछ कहती एंटनी उसे मान लेता। क्लियोपैट्रा की बात सुनकर उसने अपने सेनापति की बात नहीं सुनी और समंदर में युद्ध शुरू कर दिया। जब युद्ध हो रहा था तब क्लियोपैट्रा युद्ध से भाग निकली। क्लियोपैट्रा के जहाजों को भागता देख एंटनी भी उसके पीछे पीछे चला गया और ऐसे ऑक्टेवियस ने एंटनी को हरा दिया। जिसने पहले कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई थी वो आज भाग गया था। जब वो वापस अलेक्जेंड्रिया आया तब पछताने लगा और अपनी कायरता पर बहुत दुखी हुआ। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और जब उसके नौकर उसके पास गए तब वो कहने लगा, मेरे पास एक पैसों से भरा हुआ जहाज है, उसे आपस में बांट लो और ऑक्टेवियस के साथ हो जाओ, यहाँ से भाग जाओ। पर उसके नौकर नहीं माने। फिर वो कहने लगा, मैं खुद कायरों की तरह पीठ दिखाकर भाग आया, मैं उसके पीछे भाग आया जिसको देखकर मुझे शर्म आती है। इतने में क्लियोपैट्रा वहां आ गई और कहने लगी, यहाँ बैठ जाओ। फिर एंटनी ने कहा, ब्रूटस के साथ युद्ध में ऑक्टेवियस ने तलवार तक नहीं छुई थी, वो तो बस इधर उधर नाचता रहता था। ब्रूटस और कैसियस को मैंने हराया है पर अब मैं कायर की तरफ भाग आया हूँ, मेरा नाम मिट्टी में मिल गया है। क्लियोपैट्रा तुम मुझे ये कहाँ ले आई? इन शर्मनाक आंखों से मैं तुम्हें कैसे देखूं? फिर क्लियोपैट्रा कहने लगी, महाराज माफ कर दीजिए, मेरा जहाज खराब हो गया था और मुझे पता नहीं था कि आप भी मेरे पीछे पीछे भाग आएंगे। क्लियोपैट्रा तुम नहीं जानती, तुम्हारा एक इशारा काफी है मुझे तुम्हारी तरफ खींचने के लिए। माफ करिए महाराज। आंसू मत बहाओ, तुम्हारा एक एक आंसू एक एक राज्य के बराबर है। फिर एंटनी ने ऑक्टेवियस के पास अपना एक आदमी भेजा और गुजारिश की कि मैं अपनी हार स्वीकार लूंगा अगर आप मुझे मिस्र में रहने दें। अगर ये बात आपको स्वीकार नहीं है तो आप मुझे साधारण आदमी की तरह एथेंस में रहने दें। ऑक्टेवियस ने एंटनी की यह बात नहीं मानी पर ऑक्टेवियस ने क्लियोपैट्रा को फुसलाने के लिए एक दूत भेजा और उधर क्लियोपैट्रा एनोबार्बस के साथ बात कर रही थी। एनोबार्बस, अब हम क्या करें? सोचो और मर जाओ। इसमें हमारी गलती है या एंटनी की? केवल एंटनी की, क्योंकि उसने अपने दिमाग से काम नहीं लिया। आप तो भाग आई पर वो क्यों भागा? तभी एंटनी आया और उसने क्लियोपैट्रा को ऑक्टेवियस की बात बताई। उसके साथ ऑक्टेवियस का दूत था। फिर एंटनी ने उसके दूत से कहा, अच्छा ऑक्टेवियस को एक बात कह दो, उसकी उम्र अभी कम है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, पैसा जहाज सेना ये तो एक कायर के पास भी हो सकती है, इसकी मदद से एक बच्चा भी बहादुरी से लड़ सकता है, इसमें कोई बहादुरी नहीं, इसलिए उससे कह दो कि हम दोनों अकेले युद्ध करेंगे। एंटनी ये कहता हुआ उस दूत के साथ बाहर चला गया पर तभी क्लियोपैट्रा के एक नौकर ने आकर बताया कि ऑक्टेवियस का एक और दूत महारानी से मिलना चाहता है। ये वही दूत था जिसे ऑक्टेवियस ने क्लियोपैट्रा को फुसलाने के लिए भेजा था। उसके आते ही क्लियोपैट्रा ने कहा, कहो ऑक्टेवियस सीजर का क्या कहना है? अकेले में सुनिए, कोई बाहरी आदमी नहीं है, साफ साफ कह दो। महारानी जी, ऑक्टेवियस सीजर जानता है कि आपने एंटनी को प्यार के कारण नहीं बल्कि डर के कारण अपने साथ रखा है। हाँ, इसलिए उन्होंने आपकी गलतियां माफ कर दी हैं। ऑक्टेवियस सीजर तो साक्षात भगवान का ही रूप है, वो सही बात जानते हैं। ऑक्टेवियस सीजर आपसे बहुत खुश होंगे अगर आप उनके साथ हो जाएं और एंटनी को छोड़ दें। अच्छा, ऑक्टेवियस सीजर से जाकर कह दो कि मैं उन्हीं के साथ हूँ। जैसे ही दूत ने सम्मान के लिए क्लियोपैट्रा के हाथ की ओर मुंह बढ़ाया तभी वहां एंटनी आ गया और उसने दूत को पकड़कर इतना मारा कि उसके शरीर से खून बहने लगा।
फिर एंटनी क्लियोपैट्रा से कहने लगा, देखो मेरे आने से पहले तुम्हारी आधी जवानी तो खत्म हो चुकी थी। क्या मैंने रोम की अच्छी अच्छी औरतों को तुम्हारी जैसी बुरी औरत के लिए छोड़ दिया था? अरे तुम तो हमेशा से ही बुरी थी। फिर क्लियोपैट्रा कहने लगी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तुम उस ऑक्टेवियस सीजर के साथ मिल चुकी हो और उसके दूध से मिलती रहती हो। नहीं, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? और मुझे भूल गई? अगर मैंने ऐसा किया हो तो भगवान मुझे अभी मार डाले। क्लियोपैट्रा के आंसुओं को देखकर एंटनी का गुस्सा शांत हो गया और वो फिर से उससे पहले की तरह प्यार करने लगा। फिर कुछ दिनों बाद एंटनी ने फिर से एक बार इरादा कर लिया कि थोड़ी सी सेना जमा करके ऑक्टेवियस के साथ युद्ध किया जाए, क्योंकि अकेले लड़ना तो उसने स्वीकार नहीं किया था। अलेक्जेंड्रिया के पास लड़ाई हुई और युद्ध के पहले दिन एंटनी की जीत हुई, पर अंदर ही अंदर ऑक्टेवियस के दूत क्लियोपैट्रा को फुसलाने में सफल हो गए थे। और दूसरे दिन जिस समय बहुत जोर से लड़ाई हो रही थी, क्लियोपैट्रा का एक इशारा पाकर सारे सिपाही पीठ दिखाकर भाग आए और बेचारा एंटनी देखता ही रह गया। पर अब हो ही क्या सकता था। वो कहने लगा, इस औरत ने मुझे धोखा दिया। मेरी सेना मेरे दुश्मन से मिल गई। अब मैं चाहता हूं कि उसे यही मार दूं। आज वो सब लोग जो मेरे दोस्त थे और मेरे एक इशारे पर मेरा काम करते थे, मेरे शत्रु से जा मिले हैं। इस औरत ने मुझे पकड़वा दिया। फिर क्लियोपैट्रा कहने लगी, महाराज आप अपनी क्लियोपैट्रा से गुस्सा है? चल हट, नहीं तो मैं अभी तुम्हारी जान ले लूंगा। जाओ जाओ उस ऑक्टेवियस के साथ जाओ। तभी क्लियोपैट्रा भाग गई। फिर एंटनी कहने लगा, अच्छा हुआ भाग गई, नहीं तो मेरी तलवार से उसका सिर काट देता। अब एंटनी का मन क्लियोपैट्रा से बिल्कुल हट चुका था। क्लियोपैट्रा को भी उसे समझाने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। पहले तो 2-4 आंसू गिराकर वो एंटनी को खुश कर देती थी, पर इस बार एंटनी उससे नहीं मानने वाला था। फिर उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और एंटनी के पास ये झूठा संदेश भेजा कि क्लियोपैट्रा मर गई है। और आखिरी समय में उसके मुंह से एंटनी का ही नाम निकला। जब वो दूध एंटनी के पास पहुंचा तब एंटनी ने कहा, देखो आज तुम्हारी रानी ने मेरे हाथ से तलवार छुड़ा दी। फिर दूध कहने लगा, नहीं महाराज, रानी को आपसे बहुत प्रेम था, उन्होंने आत्महत्या कर ली है। फिर एंटनी ने कहा, अच्छा तो अब सारे दिन का काम खत्म हो गया, अब मुझे भी सोना चाहिए। क्लियोपैट्रा मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, हम दोनों स्वर्ग में मिलेंगे। क्लियोपैट्रा मर गई है, अब हमारा जीना बेकार है। फिर उसने अपने नौकर से कहा कि उसे मार दे, पर नौकर नहीं माना। नौकर ने खुद को मार लिया पर अपने महाराज को नहीं मारा। फिर एंटनी ने खुद ही तलवार अपने सीने में घोंप दी, पर उसकी जान अभी थोड़ी बची थी। जब वो ऐसे घायल पड़ा हुआ था तभी क्लियोपैट्रा का एक नौकर वहां पर आ गया, जिसे क्लियोपैट्रा ने यह सोचकर भेजा था कि कहीं एंटनी उसकी मौत की खबर सुनकर दुख में खुद की जान न दे दे। तब नौकर ने कहा, महाराज मुझे क्लियोपैट्रा ने भेजा है। कब भेजा था? अभी। वो कहाँ है? महाराज उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। जब उन्होंने देखा कि आप बहुत गुस्सा हैं और ये समझ रहे हैं कि वो ऑक्टेवियस से जा मिली है, तब उन्होंने आपके पास अपनी मृत्यु का संदेश भेजा था। पर फिर वो डर गई कि कहीं आप आत्महत्या कर ले, इसलिए उन्होंने मुझे आपको सच बताने के लिए भेजा था। पर अब क्या हो सकता है? अच्छा, अभी थोड़ी सी देर और है, मुझे क्लियोपैट्रा के पास ले चलो। इधर क्लियोपैट्रा ने जब सुना कि एंटनी ने आत्महत्या कर ली है तब वो सिर पीटने लगी, पर वो कमरे से बाहर नहीं आए क्योंकि ऑक्टेवियस के नौकर चारों ओर घूम रहे थे। जब एंटनी के नौकर एंटनी को क्लियोपैट्रा के पास लेकर आए तब एंटनी कहने लगा, सीजर मुझे नहीं मार पाया, एंटनी ने मारा है। फिर क्लियोपैट्रा कहने लगी, यही सही था, एंटनी के अलावा और कौन एंटनी को मार सकता? रानी, मेरा अंत अब आ चुका है, मुझे शराब पिलाओ। क्लियोपैट्रा ने उसे शराब पिलाई और वो मर गया। क्लियोपैट्रा ये देखकर बेहोश हो गई। बहुत देर बाद उसे होश आया। उसने एंटनी के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। ऑक्टेवियस सीजर ने भी जब एंटनी की मौत की खबर सुनी तब उसे बहुत दुख हुआ। एंटनी उसका दुश्मन था, पर फिर भी वो एक बहादुर इंसान था। फिर ऑक्टेवियस के दिमाग में यह भी आया कि कहीं क्लियोपैट्रा एंटनी की याद में मर न जाए, और उधर क्लियोपैट्रा ने जहरीले सांप मंगवाए जिनके काटने से मौत दर्दनाक नहीं होती। उसकी नौकरानियां सांप लेकर आई थी। फिर क्लियोपैट्रा ने उन सांपों से अपने सीने और बाहों पर कटवा लिया और क्लियोपैट्रा बेहोश होकर गिर पड़ी और थोड़ी देर बाद वो मर गई। उसकी नौकरानियों ने भी आत्महत्या कर ली। जिस समय क्लियोपैट्रा आत्महत्या कर रही थी उसी समय सीजर के दूत उसे पकड़ने पहुंचे। सीजर भी उनके साथ था। वो उसे रोकने के लिए आया था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। क्लियोपैट्रा अपने एंटनी के पास चली गई थी
और आखिर में ऑक्टेवियस सीजर ने क्लियोपैट्रा की लाश को एंटनी के पास ही दफन कर दिया। ये थी पूरी स्टोरी विलियम शेक्सपियर के एंटनी एंड क्लियोपैट्रा की। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।